नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट जो हैं कमेंट कर रहे थे कि सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी टफ है, हमने सही से नहीं पढ़ा है या फिर टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया है, तो उसकी वीडियो बनाइए और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। तो उसी के बेस पर हम आप लोगों के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेकर आ गए हैं। ये पूरी बुक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में हर बार पूछता है, हर बार ये क्वेश्चन दोहराता है और इस बार भी आने के चांसेस है। तो ये 15 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, इन्हें आप लोग रट लीजिए या फिर समझ लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अल्फ़ा बीटा और गामा में संबंध, ये कई बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोगों ने सेशनल एग्जाम दिया होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला होगा। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर फोटो खींचने में थोड़ा सा ब्लर हो गया था, तो यहाँ पर आप लोग को जूम करके दिखा देंगे। बाकी आप लोग जो है कहीं ना कहीं से निकाल लीजिएगा। सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का एक फार्मूला होता है। यहाँ पर आप लोग का एक फार्मूला होता है I=IB + IC। ये आप लोग को याद रख लेना है। इसी से आप लोग को तीनों मान अल्फ़ा बीटा गामा के निकाल के एक फार्मूले में बेस पर रखना है, तो उसको आप लोग का संबंध हो जाएगा। अब I=IB + IC जो होता है वो इसके बराबर होता है। ऐसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि I/IB = 1 + IC/IB। तो इसका मतलब होता है हमारा I और IB क्या होता है हमारा, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोग को बता दें। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये हमारा गामा का मान होता है। ये I/IB, यानी कि एमीटर करंट और बेस करंट जो होती है हमारा, इसका मान होता है गामा। और IC और जो IB होता है वो होता है हमारा बीटा। और इसके अलावा अल्फ़ा जो होता है वो होता है IC/IE, यानी कि कलेक्टर धारा और एमीटर धारा का योग जो होता है हमारा अल्फ़ा होता है। तो तीनों के मान बता दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ से हमने निकाल दिया दोनों के मान गामा का। अब गामा को और थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, इस फॉर्म में रखेंगे तो तीनों का मान नहीं निकल आएगा। तो यहाँ से फिर से हम लोग करेंगे I=IB + IC। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अभी प्लस हमने वहाँ पर बाद में लगाया था, यहाँ पर आगे आ गया है, सॉरी 1, तो आगे आ गया है। तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/ इसका मान जो है 1/ गामा रख दिया। ठीक, अब इसका जो है IC/I अभी आप लोग को बताया, इसका मतलब होता है अल्फ़ा। तो ये हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 - अल्फ़ा = 1/ गामा। तो ये हमारा फाइनली जो है गामा का मान निकल कर आ जाएगा। ये जो आप लोग का है गामा = 1 - अल्फ़ा, ये हमारा गामा का मान है। अब हम जानते हैं कि फिर से अब हम लोग को क्या चाहिए, जो है बीटा का मान और अल्फ़ा का मान। तो I=IB + IC, इससे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस और नो। तो इस प्रकार से जब हम लिख सकते हैं, प्लस को हम लोग आगे पीछे कहीं से भी लगा देते हैं अपना, क्योंकि हमें अपने काम से मतलब अपने क्या पानी निकालना है, तो वो ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा I/IC क्या होता है, अल्फ़ा होता है, तो 1/अल्फ़ा रख दिया। अब IB/IC क्या होता है, यानी कि बेस करंट और कलेक्टर करंट क्या होता है हमारा, बीटा होता है। प्लस का 1 है, प्लस का यहाँ पर 1 रख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसे जो है फिर से करेंगे, इससे जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो प्लस को जब हम लोग अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा, उधर साइड भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस का। तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे 1 - अल्फ़ा/अल्फ़ा = 1/ बीटा। ठीक लिखा है ना यहाँ पर। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग जब बीटा को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा बीटा = अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा। फिर इसके बाद लास्ट में देखिए अल्फ़ा 1/अल्फ़ा = 1 + बीटा/बीटा। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा, तो पहले तो हमारा बीटा का मान यहाँ से निकल आया है। ठीक, अब हम लोग को ये जैसे कि गामा और बीटा का मान निकाला, तो वैसे ही यहाँ पर किताब वालों ने अल्फ़ा का मान जो है यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पर जो है डायरेक्ट दे दिया है। तो आप लोग डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ज़्यादा लेंथी आप लोग को नहीं करना है। तो हम लोगों ने तीनों मान निकाल लिया, बीटा का, अल्फ़ा का और ऊपर गामा का, ये है। तो ये तीनों को जो है हम लोग एक उसमें फॉर्मूले में व्यवस्थित तरीके से रख देंगे, तीनों प्लस साइन लगा देंगे ऐसे करके। तो ये हमारा जो है प्लस का,
फिर हम लोग का बीटा का मान रखेंगे, तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। आप लोग समझ गए होंगे। फिर प्लस लगा के फिर अल्फ़ा का मान, तो ये हमारा हो जाएगा संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं यहाँ पर ज्वाइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। उसमें हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड व इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें देते रहते हैं। तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट। कोई भी कमेंट से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम से रिलेटेड या किस फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में डीसी लोड लाइन की अवधारणा को समझाइए, यानी डीसी भार रेखा जो होती है हमारी उसकी अवधारणा समझाइए। ये भी आप लोग का 5 नंबर में कई बार पूछा जाता है। इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी आप लोग को लेंथी लग रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। आप लोग को सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये भी थोड़ी फ़ोटो जो है ये हमारी खींचने में थोड़ी सी ब्लर हो गई हैं, तो यहाँ पर हम जूम कर देते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं जिनके पास नहीं है, या फिर हमसे मांग भी सकते हैं, फिर से क्लियर खींच के भेज देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, कि डीसी एम्पलीफायर की अवधारणा क्या है, क्या होती है, कहाँ यूज होता है, सारा कुछ। तो चलिए दोस्तों आप लोग को समझा देते हैं कि किस प्रकार से लिखना है। लिखने के लिए आप लोग को ये याद रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल डायग्राम बनाइए। डायग्राम में जो जो कंपोनेंट लगे होते हैं, किस फॉर्म में लगे होते हैं, सीरीज, पैरेलल, किसके बेस में लगे होते हैं, किसके एमीटर, किसके कलेक्टर, तो वो सब आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से बनाना है और उसी को आप लोग को लिख देना। यही आप लोग का जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा होता है। तो चलिए आप लोग को फिर भी बता देते हैं। तो पढ़ लेते हैं पहले। चित्र 2.9 का ए में एक कॉमन एमीटर प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर का परिपथ यानी कि सर्किट प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ से मेन शुरू होता है। परिपथ में VBB बेस बैटरी है। ये देखिए यहाँ पर जो संरचना एक तरह से होती है ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पर एक एक लाइन करके डिस्क्राइब कर देते हैं। ये देखिए VBB हमारी बैटरी बेस का काम कर रही है। ये देखिए ये हमारा होता है कलेक्टर, ये एमीटर, यहाँ से एरो निकल रहा है, ये हमारा होता है एमीटर, और ये देखिए IB लिखा हुआ है तो ये हमारा होता है बेस। आप लोग ने बनाया होगा ऐसे करके, ऐसे ये PNP और NPN ट्रांजिस्टर, तो ये हमारा होता है NPN का मतलब निकास, ये बाहर की ओर, और अगर प्रवेश होता तो ये अंदर की ओर, तो वही होता है। तो ये हमारा हो जाता है एमीटर, ये हो जाता है बेस, और ये हो जाता है कलेक्टर। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि VBB जो है हमारा, VBB यानी बैटरी सोर्स है जो कि यहाँ पर बेस के स्थान पर जुड़ा हुआ है, बेस से जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद देख लीजिए प्रतिरोध RB, देखिए उसी की सीरीज में VBB की सीरीज में लगा हुआ RB तथा बैटरी VBB इस प्रकार से समायोजित है कि बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा गौर से कि यहाँ पर आप लोग की सप्लाई है, सप्लाई सोर्स से जुड़ा हुआ है। अब जब सप्लाई यहाँ से इधर से पॉजिटिव पल्स चलेगी तो ये हमारा इधर जाएगा, ये इधर, और ये हमारा नीचे की ओर। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि VBB और RB ये दोनों हमारे इस प्रकार से समायोजित हैं सप्लाई से कि हमारा बेस और एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में रहे। ये देखिए ये हमारा बेस से होते हुए एमीटर की ओर आया, सॉरी बाहर की ओर लगेगा, तो ये हमारे फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन लिखी है। तो ये मेन मोटिव ये है कि आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आप लोग का जो भी याद रहे वो लिखिएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप लोग केवल डायग्राम बना देंगे तो आप लोग को 2.5 नंबर मिल जाएंगे। और डायग्राम में क्या क्या लगा है, क्यों लगा है, कहाँ पर लगा है, इसी चीज़ को जो है पूरे उसका थ्योरी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इजी रहता है, इतना टफ नहीं है। जैसा हमने बेस का बता दिया उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। RL और IC तो हमारे किससे जुड़ा हुआ है? कलेक्टर टर्मिनल से, तो आप लिख सकते हैं। और ये किस सप्लाई से जुड़े हैं? तो VCC सप्लाई से जुड़े हैं। उसके पैरेलल में जो है VCE सप्लाई लगी हुई है। तो इसी प्रकार से ये होते हैं। आप लोग को ज़्यादा ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो याद नहीं रहेगी, इसकी थ्योरी आप लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये आप लोग का क्वेश्चन जो है एकदम क्लियर है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है
क्वेश्चन में परिपथ आरेख खींचकर आरसी युग्मित प्रवर्धक की कार्यविधि समझाइए। सबसे ज़्यादा इसकी जो है लैंग्वेज बहुत ही ख़राब लिखी हुई है, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आरसी युग्मित का मतलब तो आरसी कपलिंग और प्रवर्धक होता है हमारा एम्पलीफायर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब जिस प्रकार से क्वेश्चन ऊपर आप लोग को बताया उसी प्रकार से आप लोग को ये क्वेश्चन करना है। इसमें जो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को लिखना है। चलिए आप लोग को यहाँ पर फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बाद आप लोग जितना मन करे उतना आप लोग इससे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। या अगर आप लोग डायग्राम बनाएंगे और 4-6 लाइन लिख देंगे तो आराम से आपके 2 पेज तो ऐसे ही भर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चित्र में प्रदर्शित किया गया, इसके बाद वाली लाइन से पढ़ेंगे। जिसमें ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के 2 पद प्रयुक्त किए गए हैं। तो देख लीजिए, इसमें आप लोग को मेन चीज़ क्या होती है, संरचना होती है। हम लोग लिखते नहीं हैं, अभी तक हम लोग लिखते आए कि डायग्राम बनाते थे, डायग्राम के पहले डिफिनीसन, डिफिनीसन के बाद डायग्राम, डायग्राम में क्या क्या लगा होता है संरचना हेडिंग डालते थे, उसके बाद लास्ट में उसकी पूरी थ्योरी लिख देते थे, यानी व्याख्या एक्सप्लेनेशन जो भी आप समझे। तो वही इसमें बताया कि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट आप लोग की संरचना ही होती है। जो भी आप लोग का इसमें मटेरियल लगा होता है, कंपोनेंट लगे होते हैं, उसी के बारे में डिस्क्राइब करना होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या बताया गया, जिसमें ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के 2 पद प्रयुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, पहला आप लोग का ये है, दूसरा ये है, यानी कि सीसी का मतलब होता है कपलिंग कैपेसिटर। तो इसमें 2 पद प्रवर्धक इसमें यूज किए गए हैं। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो यूज हुई हैं। अब प्रवर्धक कॉमन एमीटर पद्धति में समायोजित है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि प्रवर्धक जो एम्पलीफायर का कॉमन एमीटर है वो हमारा किस पद्धति से समायोजित है, यह कैस्केडेड प्रवर्धक भी कहलाते हैं। इसके बाद आता है परिपथ में R1, R2, RE तथा CE ट्रांजिस्टर को स्वतः यानी सेल्फ बायस तथा स्टेबलाइजेशन प्रदान करते हैं। किस प्रकार से प्रदान करते हैं, तो ये हमारा होता है पावर सप्लाई। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमारी पावर सप्लाई दी गई, VS का मतलब होता है वोल्टेज सप्लाई, और ये हमारा होता है आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग वोल्टेज सप्लाई से कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वही वो सेल्फ वाइज डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट कैसे, जैसे हमारी यहाँ से पल्स चली और ये देखिए R1 में आई, फिर इसके ऊपर इससे जाएगी, ये R1 में गई। ये जो हमारे इसमें पूरे सर्किट में यूज हुए हैं ना, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों चीज़ का यूज हुआ है। इस पूरी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि निम्नवत चित्र में काफ़ी सारे कई मात्रा में इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर प्रयोग किए गए हैं जो अलग अलग अपनी अपनी स्थिति को दर्शाते हैं। जिसमें से जब हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग R1 R2 को सप्लाई से जोड़ते हैं और RE, ये देखिए RE और CE जो हैं डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये सेल्फ वाइस में हैं। अब हमारे किसी दूसरे के माध्यम से जुड़े हो तो हमारा सेल्फ वाइस नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो ये सेल्फ वाइस हैं। और इसके बाद देखिए युग्मन कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर है जो प्रथम पद के आउटपुट को, ये देखिए ये है कपलिंग कैपेसिटर हमारा प्रथम पद के आउटपुट, ये यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ है कपलिंग कैपेसिटर। पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल जो है हमारे दूसरे के बेस से जुड़ा हुआ है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रथम पद के आउटपुट दूसरे प्रवर्धक पद के बेस में कनेक्ट है। देख लीजिए आप लोग, आउटपुट से निकला हुआ है, बेस पर दूसरे वाले के कनेक्ट है। अब देखें, यह कैपेसिटर जो होता है CC, जिसे कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, यह केवल AC सिग्नल को ही पास करता है और DC सिग्नल को ब्लॉक करता है। ये आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी आप लोग को बता दें, कपलिंग कैपेसिटर हमेशा AC पे वर्क करता है, DC को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद क्या है, तथा DC वोल्टेज एवं धाराओं को ब्लॉक करता है। CE क्या है, CE ये हमारा लगा हुआ है। अब पहले जो टर्मिनल इतना था, इतने की बात हम लोग ने कर ली। अब बात करेंगे इतने की, सप्लाई से लेकर के इतने की बात हुई, अब आउटपुट तक बात जाएगी। इसके बाद जो है हमारा CE, यहाँ पर क्या है, CE एक बाईपास कैपेसिटर है। यह एमीटर पर आने वाली सिग्नल की जो धाराएं होती हैं उनको लो रिएक्टेंस पाथ प्रदान करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लॉसेस ना हो। ये देखिए एम्पलीफायर में होने वाली हानियाँ कम हो जाती हैं। तो टोटली यही आप लोग को समझाना चाहते हैं कि यही लिखा होता है
आप लोग की संरचना जो डायग्राम में बना होता है उसी के बारे में लिखना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग की फिर से आएगी। और जो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सभी की क्लासेस जो हैं टाइम पर मिलती रहेंगी। एग्ज़ाम के पहले पहले आप लोग को प्रॉमिस है कि इस बार आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने देंगे, यदि आप लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो मेरे साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।